नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। एक दो वीडियो में देखा है और बड़े ठीक ठाक कमेंट नहीं हैं लोगों के। पहले के जो वीडियो हैं हम लोग इतने मन से मैं कोशिश करता हूं पढ़ाने का, और कमेंट ठीक है, आप सुझाव के लिए कमेंट दीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अच्छा नहीं लगता। और जिनको कोई काम नहीं है वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं, उनका तो काम ही कमेंट करना। और काफ़ी लोग इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग वाले भी दुखी हैं कि भाई ये जो चैप्टर है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये जो भाग है, भाग 1, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की संभावना थी और उस संभावना को मैंने चकनाचूर कर दिया। तो उनका भी तकलीफ़ है, समझ सकता हूँ तकलीफ़, पेट पे लात पड़ती है तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन ठीक है, कभी कभी सेवा भाव से भी चीज़ें होनी चाहिए। आइए इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं। आगाज़े मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं, तो शुरू करते हैं। चलिए आज हम देखते हैं अध्याय 10 जो कि है प्रकीर्ण का। और प्रकीर्ण का मतलब मैं बता चुका हूँ विविध। हमने 9 अध्याय देख लिए हैं इस अधिनियम में। अब ये 10वां अध्याय, इसमें विविध है, प्रकीर्ण है, जो चीज़ें छूट गई हैं उन सब चीज़ों को इसमें समराइज करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल धाराएं पूछी जाएंगी या फिर थोड़ा बहुत जो डिटेल होगा, जो पूछे जाने की संभावना होगी, उसको मैं बात करूंगा। आइए देखते हैं प्रकीर्ण में। पहला जो धारा है, धारा 90 से 112 तक पूरी धाराएं प्रकीर्ण में है। तो धारा 190 जो कहता है बालक के माता पिता या संरक्षक की हाजिरी से संबंधित है। यानी एक चीज़ हमने पढ़ी है बोर्ड और एक चीज़ पढ़ा है समिति। बोर्ड का काम क्या है, समिति का काम क्या है, वो पढ़ चुके हैं, तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है क्योंकि आप उसको देखते जाइएगा, या फिर टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टेस्ट सब चीज़ आपको माप के बता देगा, तो जो लोग ज्वाइन किए हैं वो लोग ज़रूर दें। तो बोर्ड या समिति, दो तरीके की हमने संगठन के बारे में पढ़ी थी इस अधिनियम के अंतर्गत। तो बोर्ड या समिति को जब भी लगे कि बालक के विषय में, यानी किशोर जो है उसके विषय में छानबीन हो रही है, जांच हो रही है, और उसको लगता है कि नहीं उसके माता पिता या उसके किसी संरक्षक को या कोई उसको दत्तक लिया है, यानी गोद लिया है, तो उस माता पिता को वहाँ उपस्थित होना चाहिए, तो उसके लिए वो उन माता पिताओं को या संरक्षक को बुला सकती है धारा 90 के अनुसार। फटाफट खत्म होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो जो बता रहा हूँ उसको लिखते भी जाइएगा। केवल पढ़ने से नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा, लिखेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं धारा 51। धारा 51 कहता है बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना। बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना, यानी किसी बालक के खिलाफ कोई शिकायत बोर्ड के पास आता है या समिति के पास आता है, और समिति और बोर्ड को ऐसा लगता है कि नहीं, जो किशोर है उसको बार बार बुलाना या परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको मुक्ति दे सकता है कि आपको बार बार आने की आवश्यकता नहीं है, जब हमको ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे। उसके लिए वो एक आदेश निकालेगा। जब तक दूसरा आदेश उसको बुलाने के लिए नहीं निकाला जाएगा तब तक ये माना जाएगा कि जांच में अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो समिति उसको नहीं बुला रही। लेकिन यदि बालक को बुलाया जाए, तब यदि बालक को बुलाया जाए यानी किशोर को बुलाया जाए जांच के लिए, तो वो किशोर यात्रा व्यय का जो राशि होगा उसको पाने का हकदार होगा। और ये यात्रा व्यय कौन देगा? समिति देगी, बोर्ड देगा, या फिर जिला संरक्षक जो होगा वो देगा। ठीक है, अब देखते हैं धारा 92। लिखते जाइएगा नहीं तो भूल जाएंगे आप। धारा 92 देखते हैं, शॉर्ट में है, कुछ समझाने लायक नहीं है, जो जो है उनको बता रहा हूँ। धारा 92 कहता है किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार की अपेक्षा वाले रोग पीड़ित बालक का स्थानांतरण, यानी कोई
बालक जो कि विचार के लिए लाया गया है, चाहे समिति के सामने लाया गया हो, चाहे बोर्ड के सामने लाया गया हो, समिति या बोर्ड को ऐसा लगता है कि इस बच्चे को कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी है, वैसी स्थिति में ही, या बच्चा बीमार है, वैसी स्थिति में भी वो किसी चिकित्सकीय जो संगठन है या फिर अस्पताल में उसको भेज सकती है कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसका उपचार होना चाहिए। ये धारा 92 के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं बोर्ड या समिति को। अब देखते हैं धारा 93। बीमार की बात कर लिए, अब देखते हैं कि ऐसा बालक जो कि पहले से लेता हो अल्कोहल वगैरह और उसके वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, तब मनोचिकित्सक के पास भेजा जा सकता है। कौन भेजेगा? समिति या बोर्ड भेजेगी, धारा 93 के अनुसार। तो बस इतनी ही धाराएं हैं इसमें और कुछ है नहीं। धारा 94 देखते हैं, 94। धारा 94 देखते हैं, आयु के विषय में उपधारणा या अवधारणा। मान लीजिए एक व्यक्ति गया, एक बालक को प्रस्तुत किया गया जो कि दिखने में बहुत हष्ट-पुष्ट है, तो धारा 94 में उसके बारे में बताया गया है। दिखने में हष्ट-पुष्ट है, उसकी आयु देख करके लगती है कि आयु जो है उसकी लगभग 22 वर्ष है, और इसने एक अपराध कर दिया है। अपराध क्या किया है? मान लीजिए किसी को चांटा मार दिया या थप्पड़ मार दिया या चोरी कर लिया, मान लीजिए चोरी का एक अपराध किया। तो यदि ये एक वयस्क है तो चोरी के लिए उसको सजा कितनी मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। यदि ये एक बालक है यानी किशोर है तो चोरी के लिए इसको सजा कम मिलेगी। अब ये जो 22 वर्ष का लड़का दिखने में लग रहा है, ये कहता है कि नहीं, मेरी आयु जो है वो 17 वर्ष है मात्र। जब 17 वर्ष है मात्र कहता है और समिति या बोर्ड को लगता है नहीं, इसकी आयु 17 वर्ष नहीं है, 22 वर्ष के आसपास है, तब क्या स्थिति बनेगी? तब स्थिति एक तो बन सकती है कि उस बच्चे से कहा जाए कि आप जिस स्कूल में पढ़े होंगे वहाँ का जन्म प्रमाण, वो सर्टिफिकेट ले आइए जिसमें 10th मान लीजिए पढ़ा है, तो 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ रहता है, या क्लास 5 के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ में रहता है, तो उससे मिलान कर लिया जाएगा। ये पहली बात होगी। अगर मान लीजिए वो किसी स्कूल में पढ़ा ही नहीं, किसी स्कूल में पढ़ा नहीं है, तो किसी नगर निगम के अंतर्गत या किसी पंचायत के अंतर्गत उसका जन्म हुआ होगा, तो वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बना होगा, तो वो जन्म प्रमाण पत्र ले आएगा, तो दो में भी मतलब उसको वो साबित कर सकेगा कि मेरी उम्र 17 वर्ष है। यदि वहां पर भी नहीं गया है वो, यदि वहां पर भी नहीं गया है, तब आएगा तीसरा बात। ध्यान रखेंगे, ये दो चीजें अगर उसके पास है, यानी किसी स्कूल का सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तारीख उल्लेख हो, या फिर किसी नगर निगम या फिर पंचायत द्वारा बनाया गया जन्म प्रमाण पत्र, तब उसको तीसरी स्थिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दोनों नहीं है तो उसको तीसरी स्थिति में जाना पड़ेगा। और तीसरी स्थिति में समिति या बोर्ड जो होगी वो किसी चिकित्सक के पास भेजेगी। किस तरीके के चिकित्सक के पास? हड्डी वाले चिकित्सक के पास, जो हड्डी से संबंधित चीज़ों का जानकार हो, उसके पास भेजेगी, और हड्डियों से आयु का पता लगाया जाएगा। आपको पता होगा कि हड्डियों से आयु का पता लगाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास भेजेगी, और हड्डी रोग विशेषज्ञ उसकी आयु जितनी लिख देगा वही आयु मान्य होगा। बाकी इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं होगी। मान लीजिए हड्डी रोग विशेषज्ञ लिख दिया कि इसकी आयु जो है 17 वर्ष ही है, इसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, पहला प्रमाण पत्र है तो यही माना जाएगा, दूसरा है तो भी माना जाएगा, नहीं है तब की बात है। कोई प्रमाण पत्र नहीं है और चिकित्सक ने लिख लिया कि इसकी आयु जो है वो 17 वर्ष है, वो सही है, फिर भी बोर्ड को लगता है कि नहीं, इसकी आयु 22 वर्ष ही है, तब भी बोर्ड कुछ नहीं कर सकती, उसको मानना ही पड़ेगा कि उसकी आयु 17 वर्ष है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी उसके आयु के संबंध में कोई विवाद होगा और उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तीसरी स्थिति है या फिर प्रमाण पत्र है भी, तो जो भी हो, ये पहली स्थिति हो कि स्कूल का प्रमाण पत्र हो, या फिर नगर निगम का जन्म प्रमाण पत्र हो, या फिर अस्थि रोग विशेषज्ञ यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ से उसका जांच कराया जाए। ये तीनों स्थितियां जो भी होगी, जन्म का प्रमाण पत्र यानी जन्म तारीख का प्रमाण पत्र, कुल मिला के सारी चीजों में जन्म का ही, आयु का ही प्रमाण पत्र मिल रहा है, तो आयु का प्रमाण पत्र उसको 15 दिन के अंदर समिति या बोर्ड जिसके सामने भी चाहे प्रस्तुत करना होगा। अब देखते हैं धारा 95। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिए, लेकिन लिखिए क्योंकि प्रश्न वहीं से आएंगे।
95 कहता है बालक का उसके निवास स्थान पर स्थानांतरण, यानी समिति को ऐसा लगता है कि बालक ठीक ठाक प्रकृति का है तो उसके निवास स्थान पर उसको स्थानांतरित कर सकती है। अब देखते हैं 96 धारा 96 कहता है बालक को राज्य के विभिन्न भागों में बाल गृहों या विशेष गृहों में उचित सुविधा तंत्रों का योग्य व्यक्तियों द्वारा स्थानांतरण, यानी राज्य सरकार किसी भी समय चाहे तो यथास्थिति किसी भी समय बोर्ड या समिति के सिफारिश पर यदि चाहती है कि एक जगह, मान लीजिए एक बीमार लड़का है, अब एक उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आएगा। एक बीमार लड़का है, बीमार छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, बड़ा भी होना चाहिए, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, बीमार में छोटा होता है बड़ा, मेरे ख्याल से तो बड़ा होना चाहिए। एक बीमार लड़का है और वो बिलासपुर के एक बाल गृह में है और उसको कुछ हड्डियों से संबंधित बीमारी है। अब यहाँ पे कोई चिकित्सा का उपचार का व्यवस्था नहीं है और इस बीमार लड़के को उपचार चाहिए, तो राज्य सरकार चाहे तो बिलासपुर से उसको रायपुर ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन ऐसा ट्रांसफ़र वो मतलब बिलासपुर से वो रायपुर चला जाएगा, लेकिन रायपुर के बाल गृह में चला जाएगा, लेकिन ऐसा ट्रांसफ़र वो समिति या बोर्ड के अनुशंसा पर ही करेगा, यानी उनसे सलाह लेकर के करेगा। यही चीज़ है धारा 96। धारा 97 देखते हैं क्या कहता है। धारा 97 कहता है किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना। किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करने का मतलब ये है कि बालक, मान लीजिए एक बालक है जो कि 17 वर्ष कुछ 12-13 वर्ष का है, 12 वर्ष का है मान लीजिए। अब ये बालक जो 12 वर्ष का है और इसके पास पढ़ने की लिखने की कुछ तकनीकी चीज़ें सीखने की संभावना है, लेकिन वहाँ के बाल गृह में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। अब एक एनजीओ है जो कि बाल गृह में जाकर के अप्लाई करता है कि नहीं, आप इस बालक को मेरे को दे दीजिए, मैं इसको कुछ तकनीकी शिक्षा दूंगा या कुछ पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि ये बालक आगे जाके योग्य व्यक्ति बन सके। तो समिति या बोर्ड इस विषय पर विचार कर सकती है, यदि चाहे तो बालक को उनको सौंप सकती है, एनजीओ को या फिर कोई जिम्मेदार नागरिक हो वो भी कहता है तो उसको भी दिया जा सकता है। लेकिन यदि वो जिम्मेदार नागरिक जिस उद्देश्य से बालक को लाया था, यानी किशोर को लाया था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, यानी शिक्षा के लिए लाया था और घरेलू नौकर बना के रखा है, तो ऐसी स्थिति में वापस वो बालक वहीं चला जाएगा जहां से वो आया था, यानी बाल गृह में या संप्रेषण गृह में, जहां से भी वो आया था। ये था धारा 97। अब धारा 98 देखते हैं। किसी संस्था में रखे गए बालक को अनुपस्थिति की इजाजत। धारा 98। धारा 98 कहता है किसी संस्था में रखे गए बालक को अनुपस्थिति की इजाजत, यानी यथास्थिति, मतलब जैसी भी स्थिति बने, बोर्ड या समिति को लगता है कि उसको छुट्टी देना चाहिए, एक तरीके से पेरोल देना चाहिए, तो उसको पेरोल दे सकती है। किन किन जगहों पे, मान लीजिए उसके घर में कोई शादी है, विवाह है, कोई मर गया, बर्थडे है, कुछ भी हो, तो समिति को अगर लगे तो उसको वो दे सकती है, लेकिन ऐसा आदेश या फिर ऐसी छुट्टी उसको 7 दिन से अधिक नहीं दी जा सकती, यानी एक बार में उसको 7 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं दी जा सकती। हालांकि ये 7 दिन में यात्रा का समय शामिल नहीं है, यानी एक बच्चा मान लीजिए कन्याकुमारी का है, उसको कश्मीर जाना है, जाने में 3 दिन लगता है और आने में 3 दिन लगता है, तो कुल मिला के उसके पास एक ही दिन की छुट्टी बच जाती है। तो ऐसा नहीं है, 3 दिन जाना और 3 दिन आना काट करके उसको 7 दिन की और छुट्टी मिलेगी, यानी टोटल 6-7 13 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये कहता है धारा 98। अब धारा 99 देखते हैं, अगर महत्वपूर्ण हो तो। रिपोर्ट का गोपनीय माना जाना, यानी समिति या फिर जो बोर्ड है वो कुछ जांच करेगी, उस रिपोर्ट को गोपनीय रखेगी। सद्भावपूर्ण कार्यवाही धारा 100 है, यानी समिति या बोर्ड का किया गया कार्य बालक के प्रति सद्भावपूर्ण कार्यवाही मानी जाएगी, यानी उसके लिए उसको सजा नहीं मिलेगा। अब देखते हैं धारा 101 जो कि महत्वपूर्ण धारा है, जिससे आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें एक टेक्निकल चीज है इसलिए पूछा जा सकता है। यदि मान लीजिए बोर्ड ने या एक समिति ने कुछ निर्धारित किया कि ये बालक मान लीजिए दोषी है या फिर उसको इस बाल गृह में रखा जाए चाहे उस बाल गृह में रखा जाए, ये सारी चीजें निर्धारित कर देता है समिति या बोर्ड। अब
बालक को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो वो अपने अन्याय के प्रति न्यायालय भी जा सकता है। लेकिन उसको न्यायालय जाने के लिए 30 दिन का अवसर मिलेगा, यानी जिस दिन उसके खिलाफ निर्णय आया है उस निर्णय के 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकेगा। और अपील कहाँ करेगा, इसको भी लिख लीजिएगा। अपील वो जिला मजिस्ट्रेट के सामने करेगा, यानी बालक न्यायालय के, मतलब बालक न्यायालय का के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर, यदि उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट चाहे तो 30 दिन के अलावा भी कुछ समय दे सकता है, यानी वो चाहे तो 60 दिन दे सकता है, 100 दिन दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता है। यदि उसको लगता है कि जो बालक अपील करने आया है वो 30 दिन में किसी युक्त कारण की वजह से, यानी 30 दिन के अंदर उसको कंप्लेन करना था, वहां जाके शिकायत अपना दर्ज कराना था जिला मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 30 दिन के अंदर नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ समस्याएं थी। अगर वो वाजिब समस्या था तो 30 दिन के बाद भी ये कंप्लेंट जिला मजिस्ट्रेट के सामने किया जा सकता है। ये सामान्य बालक की बात कर रहा हूं। अब ऐसे कुछ बालक होंगे जो उत्पाती किस्म के बालक होंगे। सामान्य बालक कहां करेंगे? जिला मजिस्ट्रेट के सामने। कहां पे? बालक न्यायालय के जिला मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन जो बालक जघन्य अपराध का दोषी पाया गया है, यानी जब जघन्य अपराध के लिए जिसको पकड़ा गया है, वो बालक कहां करेगा अपील? तो वो बालक अपील करेगा सेशन कोर्ट में। ध्यान रखेंगे, सामान्य अगर उसका अपराध है तो 30 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने यानी बालक न्यायालय में अपील करेगा। यदि उसका अपराध गंभीर यानी संगीन किस्म का है, जिसको मैं बताया था आपको जघन्य अपराध, जिसकी सजा 7 वर्ष से अधिक है, वैसे मामलों के लिए उसको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर सामान्य अपराध है तो जिला न्यायालय में चला जाएगा। जिला न्यायालय मतलब बालक न्यायालय। अगर गंभीर अपराध है तो जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा मिलती है तो उसके लिए उसको सेशन न्यायालय जाना पड़ेगा। दोनों स्थिति में 30 दिन के अंदर उसको जाना है। यदि वो 30 दिन के बाद भी जाता है और कोर्ट को लगता है कि नहीं सही बात है, इस कारण से यह युक्तियुक्त मतलब उचित कारण से नहीं आ पाया, तो उसको समय बढ़ा भी सकती है, यानी उसका कंप्लेंट रजिस्टर कर भी सकती है। आइए देखते हैं धारा 101 देख लिया, अब धारा देखते हैं 102। धारा 102 क्या कहता है? धारा 102 कहता है कि उच्च न्यायालय जो है यानी हाई कोर्ट स्वप्रेरणा से या किसी निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर किसी भी समय ऐसी कार्यवाही जिसमें किसी बोर्ड या बालक न्यायालय या न्यायालय कोई आदेश पारित किया हो जांच कर सकता है, अपने पास मंगा सकता है। यानी अगर चाहता है, यदि कोई उसके पास कंप्लेन कर दिया या फिर लगता है कि बालकों के साथ अनुचित कार्य हो रहा है बोर्ड के द्वारा, या बोर्ड ने किसी के साथ मतलब एक तो था अपील वाला 101 में अपील, लेकिन 102 में हाई कोर्ट स्व प्रेरणा से यानी खुद से ही एक सुओ मोटो जारी कर सकती है कि आप बोर्ड का जो कार्यवाही है उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो और मैं उसका जांच करूंगा। मुझे लगता है कि ये जो काम हुआ है वो काम ठीक ठाक तरीके से नहीं हुआ है, जांच में कुछ गड़बड़ी है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। और किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? धारा 102 का उपयोग करते हुए ऐसा कर सकता है। बाकी देखते हैं 103, 104 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखते हैं धारा 105। धारा 105 क्या कहता है? ये धारा आपसे हो सकता है कि आपसे पूछ ले, इसको कहा जाता है किशोर न्याय निधि। यानी इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार चाहे तो किशोरों के विकास और किशोरों के कल्याण के लिए एक निधि, एक फंड बना सकती है और उसमें किशोरों के विकास के लिए बजट में प्रावधान कर सकती है। अब देखते हैं धारा 106। धारा 106 क्या कहता है? धारा 106 कहता है राज्य बालक संरक्षक सोसाइटी और जिला बालक संरक्षक एकक, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए बालक संरक्षण सोसाइटी और प्रत्येक जिले में, ध्यान रखिएगा, बालक संरक्षण सोसाइटी राज्य के स्तर का है और प्रत्येक जिले में बालक संरक्षक एकक का गठन करेगी। बस इतना ही जानिए 106 में। 107 में समझते हैं क्या है। हमने एक बात देखी थी कि बालक को गिरफ्तार को नहीं किया जाएगा और उसको कौन पकड़ के लाएगा? तो पकड़ के लाएगा विशेष पुलिस अधिकारी।
उसका नाम क्या था, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस अधिकारी। तो विशेष किशोर पुलिस अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी जो होगा वो कौन होगा, उसके बारे में धारा 107 में बताया गया है। तो हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन में सहायक निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के एक अधिकारी को इस तरीके का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या किशोर पुलिस एकक बनाया जा सकता है। यानी उप निरीक्षक का मतलब सब इंस्पेक्टर, एसआई से नीचे का पोस्ट का व्यक्ति वो नहीं होगा जो इस पद पर नियुक्त होगा, यानी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बनेगा या विशेष किशोर पुलिस एकक बनेगा, वो एसआई से नीचे का रैंक का नहीं होगा, एसआई होगा या फिर टीआई होगा या उससे ऊंचे पोस्ट का होगा। तो ये इस तरीके से देखते हैं आप कि एसआई और टीआई ही हो सकते हैं, टीआई से ऊपर तो थाने में कोई होता नहीं है। तो या तो एसआई होगा या तो फिर टीआई होगा जो कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में काम करेगा, उसकी नियुक्ति धारा 107 के अंतर्गत होगी। अब देखते हैं धारा 108 क्या कहता है। धारा 108 कहता है अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, और इसका जिम्मा दिया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस अधिनियम के चीज़ों को लोक जागरूकता के लिए, यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ जहाँ चाहे वो प्रकाशित कर सकती है, अखबारों में दे सकती है, नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम करा सकती है, जो भी चाहे वो करा सकती है इसकी जागरूकता के लिए। 109 देखते हैं। 109 कहता है अधिनियम के कार्यान्वयन और मॉनिटर करना। तो इसमें एक चीज हमने पहले पढ़ा था, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, उसके अंतर्गत जो बालक संरक्षण आयोग जो बनेगा राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, वो इस अधिनियम के कार्यान्वयन का मॉनिटर करेगा, यानी ये इसका काम ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बालकों को सही न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें धारा 109 में बताई गई हैं। तो धारा 109 के अंतर्गत अगर आपसे पूछे कि इस अधिनियम को, यानी बालक संरक्षण आयोग जो अधिनियम है, किशोर न्याय अधिनियम जो है 2015, इसके मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो या तो राष्ट्रीय बालक संरक्षक आयोग को या फिर राज्य बालक संरक्षक आयोग को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई। आइए देखते हैं धारा 110। अब धाराएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी समझते जाते हैं, बस धारा को थोड़ा बहुत जानते जाइए कि राज्य सरकार इस 110 से नियम बनाने की शक्ति, और नियम बनाने की शक्ति इसमें किसको दी गई है, राज्य सरकार को। ध्यान रखिएगा अभी तक जितने हम अधिनियम पढ़े हैं उसमें केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी जाती थी, लेकिन धारा 110 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अब देखते हैं धारा 111 जो कि महत्वपूर्ण धारा हो सकता है, उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है लेकिन है, थोड़ा सा है बस। किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम जो 2000 में पारित हुआ था, 2000 में जो लागू हुआ था, उसको ये निश्चित करता है, यानी वो अधिनियम अब लागू नहीं होगा। अब ध्यान रखेंगे 1986 में ये अधिनियम बना था, कौन सा, किशोर न्याय अधिनियम 1986 में बना था, 2000 में लागू हुआ था। अब ये जो 2000 में लागू होने के बाद अब इसको निश्चित करता है ये वाला अधिनियम जो 2015 में आया, यानी अब इस अधिनियम की बातें मानी जाएगी, 2000 वाले अधिनियम की बातें नहीं मानी जाएगी। अब देखते हैं कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 112 जो कि अंतिम धारा है। 112 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार इस अधिनियम के लागू होने के 2 वर्ष के अंदर यदि इसमें कोई कठिनाई आती है तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए नियम आदि बना सकती है। ध्यान रखिएगा नियम बनाने की शक्ति मैं बताया धारा 109 में केंद्र सरकार को नहीं राज्य सरकार को है, जबकि कठिनाई को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से ये धारा खत्म हो चुका है। अब हम कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे। आज का वीडियो बड़ा छोटा हो गया, कितना मिनट का हुआ, 24 मिनट का, कोई बात नहीं, आज 24 मिनट का वीडियो। कल हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, अभी आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा और वीडियो को बार बार देख के नोट्स भी बनाते चलिएगा। नोट्स से आपका साथी है मेरे दोस्त, आखिरी समय में पूरा वीडियो आप नहीं देख पाएंगे।
आखिरी समय में आप केवल रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए जैसे ही नोट्स पलटेंगे मेरा चेहरा आपके सामने होगा कैसे मैं बोल रहा हूं करके। तो नोट्स को जरूर बनाते जाइएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, पीडीएफ बहुत अच्छा चीज नहीं होता है, नोट्स ही सबसे बेस्ट चीज होता है जिसको आप लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लिखिएगा जरूर, नोट डाउन करते चलिएगा पॉइंट को आगे भी। और मिलते हैं तब तक के लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी कोई चीज़ें होंगी, कुछ बातें होंगी तो आप बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताइएगा, आखिरी तक जो रुके होंगे वो लोग एक चीज़ बताइएगा कि कुछ फ्री क्लास के लिए हम सोच रहे हैं, फ्री क्लास के लिए यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे फ्री क्लास के लिए हम लोग ये सोच रहे थे कि जो फूड इंस्पेक्टर वाला है, फूड इंस्पेक्टर के अंतर्गत जो धारा वाला पार्ट है, क्योंकि वो 50 नंबर का पूछेगा और 50 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, तो धारा वाले पार्ट को क्या यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, इस पर आपके कमेंट में ज़रूर नीचे देखना चाहूँगा। और यदि अगर पढ़ाया जाए तो कब शुरू किया जाए, कब शुरू नहीं किया जाए, और यदि नहीं पढ़ाया जाए तो फिर किसको पढ़ाया जाए, यूट्यूब में क्या चीज़ें हम ला सकते हैं यूट्यूब में आपके लिए, आपकी सुविधा अनुसार। जिसमें सबसे ज़्यादा जिस विषय पे कमेंट होंगे उस पर हम विचार करेंगे और आगे चीज़ें उसी हिसाब से चलने आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप हमको नहीं देखेंगे तो फिर हमारे वीडियो बनाने का मतलब क्या है। तो ज़रूर अपने कमेंट नीचे साझा करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा। कोशिश कर रहे हैं कि फूड इंस्पेक्टर का जो है उसका जो 50 क्वेश्चन का पूछेगा, उस अधिनियम के बारे में विचार कर रहे थे हम लोग टीम वाले। यदि आप लोगों का जैसा विचार रहा, अगर फूड इंस्पेक्टर को नहीं लेके चलना है तो फिर क्या लेके चलना है वो चीज़ें भी बताइएगा। और इस महिला पर्यवेक्षक को लेकर के कुछ और वीडियो क्लासेस अगर चाहिए, देखिए कुछ और वीडियो क्लासेस चाहिए का मतलब जो ऐप में है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐप में भी आप 99 रुपये में वीडियो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट का चाहे। जैसे मैथ्स आपका कमजोर है तो 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस और कोई हिस्ट्री कमजोर है तो 99 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सुविधा तो है ही ऐप में। उसके अलावा यदि आपको कुछ करेंट का चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए तो उसको भी कमेंट करिएगा। सबकी बातों को एक बार विचार जरूर किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हम विचार उसी मुद्दे पर करेंगे जो कि बहुमत की राय होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐप में कुछ दिनों में अभी अपडेट भी आने वाला है, और वो अपडेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपडेट ऐसा है कि आप जैसे एक रेफरल का एक सिस्टम आने वाला है ऐप में, जिसके अंतर्गत यदि आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड को वीडियो ऐप को शेयर करेंगे और उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगा, और उस अर्निंग को आप अपने वीडियो उसमें अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो उसमें कभी वीडियो बनाऊंगा, अभी आया नहीं है लेकिन अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जो लोग मोबाइल रिचार्ज और पिज़्ज़ा वगैरह के शौकीन हैं उनके लिए तो भाई ये काफ़ी अच्छा मौका होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।